तो क्या आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं इसमें इस वीडियो में। ठीक है, हम उनके पार्ट्स, लेबल पार्ट्स देखेंगे और हर पार्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं, सारे चैप्टर्स के डायग्राम है इसमें बायोलॉजी के, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, सो आप अपनी नोटबुक में या तो निकाल सकते हो। आप देखो, इसमें हम ड्रॉ नहीं करेंगे डायग्राम, डायग्राम सारे बने हुए हैं, पर ड्राइंग वाला वीडियो भी हम बाद में बना सकते हैं कि अगर आपको चाहिए वीडियो आप उसको कमेंट्स में बता सकते हो। सो ओके, सारे डायग्राम्स में करेंगे और ये बोर्ड्स में 100% आएंगे। तो चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करूं मैं, तो फर्स्ट डायग्राम जो हमारा है वो है न्यूरॉन का डायग्राम। ओके, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार पूछा गया है। अब देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ लेबलिंग जो है, अगर आपको लर्न करनी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेबलिंग्स दी, अगर आप उसको लिखते हो, मतलब एक्स्ट्रा लेबल आप करते हो एग्जाम में, तो आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे, मतलब टीचर खुश खुश हो जाएगा उसको देख के। सो ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं डेंड्राइट की। सो डेंड्राइट जो होता है, देखो डेंड्राइट ऐसा पार्ट है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। अब जैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक के बाद एक जुड़े होते हैं। ओके, आपकी नर्व्स में होते हैं न्यूरॉन, तो एक के बाद एक जुड़े होते हैं। सो यहाँ पे जो डेंड्राइट है वो सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और आगे सेल में पास करता है, पूरी सेल बॉडी तक। ओके, मतलब सेल एंडिंग तक पास करता है, नर्व एंडिंग जो होती है। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सेल बॉडी, अब देखो यहाँ पे देखो डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी। तो सेल बॉडी आप देख सकते हो, ये पूरी बॉडी जो है सेल बॉडी की, ये ऊपर ये जो ये वाला पार्ट है पूरा, डेंड्राइट से ऐसे पतली पतली लेयर देते हैं। ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी का पार्ट होता है। और सेल बॉडी, मतलब देखो सोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल बॉडी को सोमा बोल सकते हैं, पर आप इनको इसको रहने दो, सोमा को मतलब करो, वो सेल बॉडी ठीक है। तो सेल बॉडी जब डेंड्राइट सिग्नल लेता है तो सेल बॉडी में सिग्नल आते हैं और सेल बॉडी सिग्नल को प्रोसेस करता है और आगे भेजता है। ठीक है, अब देखो बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस जो आपको होता है मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो सारी एक्टिविटीज होती है न्यूरॉन की, जो सारी एक्टिविटीज जो चल रही है, जैसे सेल सिग्नल जा रहा है तो उसको वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। अब देखो यहाँ पे एक्सॉन है, एक्सॉन ऐसे पतली सी आपको यहाँ पे ऐसे डंडी दिख रही होगी कि ऐसे पूरा ये अंदर 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 पूरा ऐसे। ओके, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। यहाँ पे अंदर एक्सॉन है। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, अंदर लाइन टाइप चीज आपको दिख रही है, वो एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन ऐसे लॉन्ग लंबी चीज मैंने बनाई है, लॉन्ग फाइबर इसको बोलते हैं, जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। जैसे सेल डेंड्राइट से रिसीव सेल बॉडी पाया, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा और नीचे फिर जाके सिग्नल अगले न्यूरॉन में जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट जो सारे आपको जो लर्न करने की जरूरत है वो है डेंड्राइट, एक तो सेल बॉडी आप कर सकते हो, न्यूक्लियस, एक्सॉन। अब देखो नोड ऑफ रेनवियर जो है आप इसको कर सकते हो, ऐसा जरूरी है नहीं, पर मैं आपको वही बोला था, एक्स्ट्रा के लिए आप कर सकते हो, नोड ऑफ रेनवियर रहने दो। और ये शेजवान सेल भी है, पर इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखो माइलिन, यहाँ पे जो सीथ है, माइलिन सीथ जिसको बोलते हैं, माइलिन सीथ भी हमें दिया हुआ है, माइलिन सीथ को आप कर सकते हो। देखो मतलब एक तरीके से आप माइलिन सीथ को कर सकते हो, क्योंकि माइलिन सीथ जो है, ये देखो यहाँ पे आपको बने हुए दिख रहे हैं ऐसे, ये ओवल टाइप या सर्कुलर आप इनको बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल। ठीक है, माइलिन सीथ एक्सॉन के अराउंड एक फैटी कवरिंग होती है। ठीक है, जो सिग्नल की जो स्पीड है, जैसे सिग्नल आ रहा है तो उसकी स्पीड को फास्ट कर देती है। ओके, सो माइलिन सीथ का वो वाला काम होता है। सो आप इसको कर सकते हो लर्न। बाकी जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं उनको भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा है एक्सॉन टर्मिनल, इसको भी आपको करना है लर्न। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे मतलब जो सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल तक पहुंचता है। एक्सॉन टर्मिनल से, मतलब यहाँ पे एक्सॉन से आता है, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है, देन यहाँ पे नर्व एंडिंग है। आप देखो नर्व एंडिंग यहाँ पे मार्क नहीं, आपको यहाँ पे मार्क कर दूँ, नर्व एंडिंग यहाँ होती है। अभी नर्व की जो एंडिंग हो रही है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, मतलब डेंड्राइट वाला पार्ट यहाँ से फिर यहाँ पे चिपक जाता है, यहाँ पे आके यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट वाला पार्ट ऐसे लग जाता है और यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ऐसे पूरी लाइन बन जाती है। सो इससे आप पूरा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा न्यूरॉन का क्या काम होता है। ऐसे एक मतलब सारे जो हमारा सिग्नल जा रहे होते हैं उनके थ्रू ही जा रहे होते हैं, उनके आपको बस पार्ट्स लर्न करने की जरूरत है, और डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास है ह्यूमन ब्रेन का सिस्टम है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। सो ये सबसे ज़्यादा, मतलब जो आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं सारे, उनमें काम आता है, सारे मतलब फंक्शंस को वर्क कराता है जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है। तो ह्यूमन ब्रेन देखो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। देखो अब सेरेब्रम की अगर मैं बात करूं, सेरेब्रम का क्या काम होता है? सेरेब्रम जो होता है वो थिंकिंग का मतलब सबसे बड़ा पार्ट, आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं। ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको ऐसे लिपटे लिपटे से दिख रहे होते हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल स्पाइरल ऐसे, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ऐसे ऐसे, तो ये सेरेब्रम का काम होता है। ओके, एक सेकंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ग्लिच हो रहा है। तो सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक एमसीयू में भी पूछा जा सकता है। और ये सेरेब्रम जो होता है थिंकिंग, मेमोरी और वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है सेरेब्रम का। अब देखो जो जो यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा है, आप एक्स्ट्रा भी इनको लर्न कर सकते हो, ये जैसे सेरेब्रम हेमिस्फीयर, इसको मतलब जैसे बस मार्क करना होता है बस डायग्राम में आपको। ठीक है, अब देखो सेरेब्रम जैसे इंपॉर्टेंट है,
सेरेब्रम, अब सेरेब्रम ने कर लिया, आपको डेफिनेशन बता दी। अब मैं बात करता हूँ अगला सेरेबेलम की, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन हमारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के। अब सेरेबेलम देखो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सेरेबेलम दिख रहा होगा। सेरेबेलम का क्या काम होता है? सेरेबेलम बॉडी और मतलब बॉडी का जो बैलेंस होता है, बॉडी का बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है सेरेबेलम, ठीक है। ओके, अगला क्या है हमारा? अगला है मेड्यूला। अब मेड्यूला देखो कहाँ पे है, मेड्यूला सेरेब्रम देखो, ये ऐसे मतलब पार्ट्स डिवाइडेड है। एक तो फोर ब्रेन, अभी इसमें हम लास्ट में आएंगे, फोर ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें हम लास्ट में आएंगे, मिड ब्रेन भी है। सो लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या आती हैं चीज़ें। अब हमने मेड्यूला कर लिया, मेड्यूला के बाद क्या है, मतलब सॉरी मेड्यूला को मैंने समझाया नहीं। मेड्यूला क्या होता है? मेड्यूला हार्ट बीट, जैसा आप हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग है, ऐसी सारी जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, जो आप जिनको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते वो मेड्यूला कंट्रोल करता है, बाकी वॉलेंटरी एक्शन सेरेबेलम कंट्रोल करता है। जैसे वॉमिटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ऐसा मतलब जैसे सारी चीज़ होती है ना कि आप हाथ हिला रहे हो अपना, तो इस टाइप से सेरेबेलम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब अगले हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की। देखो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड से ये वो वाला पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम इसको बोलते हैं, ये पूरी ब्रेन स्टेम होती है। ऐसे पूरा नीचे स्पाइनल कॉर्ड आपकी यहाँ से ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है, ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल्स भेजने का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल सा इसका फंक्शन है। अब यहाँ पे पॉन है एक, PONS, पॉन्स। सो पॉन्स का क्या काम होता है? देखो आपको यहाँ पे एक मोटा सा ऐसा दिख रहा होगा पॉन। अब देखो पॉन्स का और पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो मैं आपको बता दूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का भी सेम ही काम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है, ये इसमें मार्क्ड नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से मार्क कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, वो यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ये गोला टाइप, एक तो एक ग्लिची ग्लिची सा हो जाता है, ये पता नहीं क्या हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो यहाँ पे, मैं आपको ऐसे, ये मतलब कर्सर मेरा हिल रहा है आपको दिख रहा होगा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो और पॉन्स का जो काम होता है वो सेम ही होता है, मतलब हार्मोन्स और बॉडी कंडीशन में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको हार्मोन, आप अभी आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है, तो हार्मोन होता है और पॉन्स भी मतलब बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, तो दोनों के जो काम है वो सेम होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस आप देख सकते हो यहाँ पे, थैलेमस मतलब हाइपोथैलेमस यहाँ पे है, ये वाला पार्ट जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस का हम अगर मैं बात करूँ, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, हंगर, जैसे आपको भूख लग रही है तो वो हाइपोथैलेमस से पता लग जाएगी, हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, हंगर, इमोशंस और ये सब रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर ब्रेन की, आप देख सकते हो यहाँ पे फोर ब्रेन है हमारा, वेट, ये देखो ये फोर ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अब देखो फोर ब्रेन में क्या क्या हमारे जो पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। लार्जेस्ट सेक्शन यही होता है फोर ब्रेन, ठीक है। इसमें सेरेबेलम आ जाता है, आपका थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस, देखो फोर ब्रेन में सेरेबेलम आ रहा है, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों में मतलब इन सब फोर ब्रेन में ये सब चीज़ें सारी आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो फोर ब्रेन के जो सारे मतलब टोटल जो फोर ब्रेन का काम होता है, ये रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इमोशंस, हंगर, जो हमने सारे पार्ट्स पढ़े आप वही समझ लो, वही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हिंड ब्रेन की, देखो हिंड ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हिंड ब्रेन में पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला आता है। सो अब देखो ये इसमें इसका मतलब इसका जो मेन काम होता है वो वही होगा, मतलब हिंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स एसेंशियल सर्वाइवल प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग वो कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, स्लीप, इनवॉलंटरी एक्शन आपको मैंने बताया था, वेकफुलनेस, मतलब सारी जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, मोटर लर्निंग और यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ब्रेन का यहाँ पे डायग्राम का खत्म हो जाता है। बस आपको देखो डायग्राम इजी, हम डायग्राम वाली भी वीडियोस बना देंगे कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं। ओके, तो आप बस आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको डायग्राम चाहिए कि नहीं, मतलब ड्राइंग वाले चाहिए कि नहीं। ओके, ड्रॉ करते हुए कैसे इनको ईजी तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो सेरेबल हेमिस्फीयर, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाले सारे जो मैंने आपको समझाया वो सारे इंपॉर्टेंट, या जो लिखे हुए वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। ओके, रिफ्लेक्स आर्क के भी डायग्राम बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं, मतलब अलग अलग टाइप के मार्क्स में, केस बेस में भी हर जगह पे पूछे गए हैं। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ रिफ्लेक्स आर्क की, तो रिफ्लेक्स आर्क मतलब जैसे आपने अगर देखो आपने जैसे कभी गर्म चीज़ों को छुआ है, जैसे चाय आपने एकदम से छू ली, जैसे आप चाय पी रहे हैं या आप दूध पी रहे हैं, गर्म दूध, तो आपने एकदम से छुआ है, तो एकदम से हाथ आपका एकदम से हटा लेते हैं आप, मतलब ऐसे रखा नहीं रह जाता उस पर, हाथ एकदम से हटा लेते हैं, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। आप एकदम मतलब जैसे होता है ना सिग्मा वाला टाइप रिफ्लेक्स आप कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो बिना सोचे समझे आप जिसको मतलब एकदम से आप जो काम कर देते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो पाथवे होता है हमें पाथवे समझना जरूरी है। ओके, फर्स्ट हमारा रिसेप्टर की अगर हम बात करें, रिसेप्टर देखो यहाँ पे जैसे हमारी स्किन है वो रिसेप्टर है, ठीक है। अब वो स्किन जो है वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, स्टिमुलस मतलब जो भी एक्टिविटी हुई है, जो आपके टच हुई है हाथ पे, उसको डिटेक्ट करता है और देन वो आगे सिग्नल्स पास करता है। अब देखो रिसेप्टर के बाद आपकी आती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये रही, स्किन पे टच हुआ, ठीक है, स्किन पे टच हुआ, रिसेप्टर पे टच हुआ, तो वो आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन से जो आपका अगला है वो रिले न्यूरॉन पे जाएगा। देखो रिले न्यूरॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बीच में यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे जाके रिसीव होता है। एक तो भाई इंग्लिश हो जाता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है
ओके कोई बात नहीं, रहने दो। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा और यहाँ पे रिले न्यूरॉन पे जाके सिग्नल रिसीव होता है। सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड, जो मेन आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके प्रोसेस होता है, वो रिले न्यूरॉन से स्टार्ट हो जाता है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है आपको, मतलब ये वैसे तो वेन जिससे जा रहा है आपका रिसेप्टर, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्म जो आपकी पूरी है उसमें, फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। फिर उसके बाद आपका जो है मोटर न्यूरॉन, आपने पढ़ा होगा मोटर न्यूरॉन। देखो स्पाइनल कॉर्ड पे आया, सिग्नल रिसीव हुआ, ब्रेन के पास मैसेज गया, ठीक है, रिले न्यूरॉन पे आया, स्पाइनल कॉर्ड को रिसीव हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन पे गया, ठीक है। सो ब्रेन से जाके वापस जब सिग्नल आता है, वापस जब सिग्नल आता है तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, जो आप मतलब मोटर न्यूरॉन समझ गए जैसे मोटर चल रही होती है, तो ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है अपना हाथ जल्दी से हटाओ वहाँ से, ठीक है। सिग्नल्स जो मसल्स तक पहुँचते हैं उन मोटर न्यूरॉन से पहुँचते हैं। और फिर लास्ट में इफेक्टर आप कर सकते हो। इफेक्टर जो होता है वो मसल जो होती है आपका, जो मेन इफेक्ट आपका मतलब हेल्प करेगा आपको जो हाथ हटाने में, उसको कहते हैं जैसे हैंड मसल, जो रिस्पॉन्स एकदम से दे देता है। ओके, अब देखो रिफ्लेक्स फास्ट होता है क्योंकि सिग्नल ब्रेन मतलब सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब सॉरी, सिग्नल ब्रेन में बस मैसेज जाता है, सिग्नल नहीं जाता ब्रेन में, बस मैसेज जाता है कि मैंने कुछ गर्म चीज़ टच की है, और देन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिस्पॉन्स करता है ब्रेन की जगह, ठीक है। ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता है, बस ब्रेन तक मैसेज जाता है। ओके, सो यही वाला डायग्राम ये हमारा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मतलब लाइफ पस वाला चैप्टर से हमारा डायग्राम आया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं एक्स्ट्रा मार्क आपके मतलब स्कूल में हो जाती हैं, तो इसमें तो मैंने सारी चीज़ें आपको कर रखी है जो इंपॉर्टेंट मार्क मतलब इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें, हमें जो सारी करनी है चीज़ें, इसमें सारी इंपॉर्टेंट है। सो माउथ मतलब ये सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, ये तो बहुत ईजी आपको पता होगा, और ये बच्चे मतलब डायग्राम ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब मेनली डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, ठीक है। सो फर्स्ट माउथ है हमारा, माउथ से डाइजेशन का स्टार्ट होता है एंड स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट, मतलब माउथ जो होता है वो तोड़ देता है, स्लाइवा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है। जो हमारा स्लाइवा होता है माउथ में, मतलब माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बच्चे बोलते हैं कि लिवर और यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, पर स्टमक से स्टार्ट होता है, जैसे ये हमने रिप्लाई कर दिया, तो आंसर गलत है। माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, स्लाइवा ही हमारा जो होता है ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है काम करने लग जाता है। अब नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप जो स्टमक तक फूड को ले जाती है। ओके, थोड़ा हम फास्ट एक्सप्लेन करेंगे अब आपको। ओके, स्टमक, अब स्टमक को आपको पता होगा प्रोटीन जहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमारा फूड जहाँ पे डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर हमारा क्या क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, और मतलब बाइल, जैसे आप लिवर ने बाइल जूस बनाया है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट्स को जो है डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सो अब अगला है हमारा, देखो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में था नहीं। सो लीवर के बाद देखो गॉल ब्लैडर क्यों है, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर जो मतलब लीवर जो बाइल जूस बनाता है ना, तो उसको बाइल जूस को गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब काम आता है बाइल जूस, तब गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करता है और फिर हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब अगला है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास एंजाइम्स बनाता है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। आपने एंजाइम्स पेनक्रियास वाले पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो ही मतलब पेनक्रियास वही काम करता है। देन अगला हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है कि मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करे। अब नेक्स्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन आप बड़ी देखते हो, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मेन इसका काम वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। अब रेक्टम और जो एनस है आपका नीचे, अब यहाँ पे देख सकते हो रेक्टम और एनस जो है, रेक्टम एनस क्या करते हैं, रेक्टम एनस वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। सो यही था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ईजी है काफ़ी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। ओके, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बता दूं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है डायग्राम के साथ। मतलब अगर आपको ह्यूमन नहीं बनाना है, आप ये अंदर वाला पार्ट बस बना सकते हो, इसकी ज़रूरत आपको होती है बनाने की। सो अब हम बात करें अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है, एयर को फिल्टर, मतलब नोज में जब हवा लेते हो तो एयर को फिल्टर करती है, वार्म और मॉइस्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे नेजल कैविटी में ये काम होता है। नेक्स्ट हमारा मैं ऊपर से चल रहा हूँ, फायरनेक्स, मतलब फायर, मेरे को इसका थोड़ा उसमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, फायरनेक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब देखो जो ये काम करता है मतलब ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर को दोनों लैंडेक्स की तरफ ले जाना, ठीक है। फाइनेक्स का क्या काम होता है, दोनों फूड और एयर को लैंडेक्स की तरफ, मतलब इसमें फूड अभी आप इंक्लूड कर सकते हो, बाकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एयर कर लो। मतलब फाइनेक्स जो होता है वो एयर, मेन पैसेज यही होता है कि फूड और एयर दो, देखो यहाँ पे नोज भी जुड़ी हुई है और माउथ भी जुड़ा है, तो दोनों यहीं से जाते हैं। फाइनेक्स जो काम करता है फूड और एयर को लाइनेक्स की तरफ ले जाता है। अब लाइनेक्स क्या करता है, लाइनेक्स को वॉइस बॉक्स, जो आपकी वॉइस निकल रही है ना, ठीक है, जो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वॉइस लाइनेक्स से निकल रही है,
ठीक है, साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, साउंड प्रोड्यूस होता है ऐसे, वॉइस बॉक्स भी इसको आप बोल सकते हो। ओके, अब लाइन इसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया का क्या फंक्शन होता है? ट्रैकिया विंड पाइप्स, जो हमारी ये विंड पाइप आपको दिख रही है वो लंग्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब एयर जो होती है वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है, तो ट्रैकिया हमारा लंग्स तक एयर लेके जाता है और इसको कनेक्ट करता है। और अब बात करते हैं ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है। अब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का क्या काम होता है? लंग्स के अंदर एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंपली इनका यही फंक्शन होता है, सिंपल सा एकदम फंक्शन है। लंग्स आपको पता ही है, लंग्स का जो होता है मेन ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन को गैस एक्सचेंज करना होता है, मतलब ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करना होता है। ओके, वो लंग्स का काम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें एल्वियोली की। एल्वियोली देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा यहाँ पे पार्ट है जो कि ब्रोंकियोल से आपका, ब्रोंकियोल से जो पार्ट है उससे जुड़ा हुआ होता है आगे की तरफ। ठीक है, एल्वियोली का क्या काम होता है? एल्वियल मतलब टाइनी सैक्स होता है एल्वियोली एक तरीके से, जहाँ ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यहाँ होता है मेनली। लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है ये बच्चे ज़्यादातर बनाना भूल जाते हैं। डायाफ्राम, मतलब इसका भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। डायाफ्राम, इसको बनाना बच्चे भूल जाते हैं। मसल जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप एक्सपैंड करो लंग्स, आपको एयर आप अंदर लोगे तो डायाफ्राम फूल जाता है, और डायाफ्राम जब मतलब फूलने के बाद जब आप वापस एयर बाहर निकलते हो, डायाफ्राम ऐसे अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। तो इस टाइप से इनके फंक्शंस हैं। यहाँ पे सारी लेबलिंग आप इनको लर्न कर सकते हो, और डायग्राम भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में, आप इसको सबसे अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, बॉडी के जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको निकालने में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम काम आता है। इसमें किडनी प्लस मतलब नेफ्रॉन का भी काम, किडनी और नेफ्रॉन का दोनों का काम होता है, पर किडनी, देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले रीनल आर्टरी। अब देखो रीनल वेन जो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर की, ये वाली जो यहाँ से रीनल वेन है, इसका क्या क्या काम होता है आर्टरी और वेन का? यहाँ पे ब्लड जो होता है आपका, जो ऊपर से हार्ट से ब्लड आ रहा होता है, वो किडनीज तक लेके जाता है। ठीक है, किडनीज तक लाता और ले जाता, दोनों काम करता है, लेके भी आता है और लेके भी जाता है। ओके, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन आप इसको दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने ऊपर वेना कावा देखा होगा, वेना कावा मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, वेना कावा आपने देखा होगा। इसको वीना कावा भी लोग बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती हैं। सो वेना कावा क्या होता है? ये एक लार्जेस्ट वेन है, ये वाली वेन है। देखो ये तो रीनल वेन थी, छोटी थी, ये वेना कावा लार्जेस्ट वेन है आपकी, जो कि अ, मतलब ऑक्सीजन और जैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, ऊपर से ऑक्सीनेटेड ब्लड आयोटा की मदद से नीचे आता है। ठीक है, और वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका यही काम है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर की। आपको यूरेटर यहाँ पे लाइन दिख रही होगी। यूरेटर यूरिन जो होती है, यूरिन किडनी से ब्लैडर तक लेके जाता है। तो यूरिन हमारी किडनीज में होती है, किडनी से ब्लैडर तक जो काम यूरेटर करता है वो लेके जाता है हमारी यूरिन को। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मेड्यूला है। मेड्यूला, लेकिन आपको इस डायग्राम में दिया हुआ नहीं होगा कि मेड्यूला, देखो मेड्यूला और ये सब जैसे मेड्यूला, कॉर्टेक्स, पेल्विस, आप इसको मार्क कर सकते हो, पर इसकी ज़रूरत है नहीं। मतलब इंटरनल किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है, उसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, तो इसकी मार्क करने की आप जरूरत है नहीं, मतलब ये आपका ऑप्शनल है मेड्यूला। ठीक है, अब नेफ्रॉन का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात, सॉरी, किडनी की अगर मैं और आगे स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे आओटा वेन, मैंने तो आपको बताया ऊपर की तरफ लेके जाती है। ठीक है, ब्लड को आपके वापस ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा किडनी का हो जाता है। अभी यहाँ पे यूरेथ्रा मैंने लिख नहीं रखा है। यूरेथ्रा आप अपनी, जब अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो यूरेथ्रा आप यहाँ पे लिख सकते हो। यूरेथ्रा से क्या होता है? ब्लड क्या, जो यूरिन होती है आपकी, यूरिन यहाँ से बाहर निकलती है यूरेथ्रा से। ठीक है, यूरेटर से ब्लैडर में आती है किडनी के थ्रू, एंड यूरेथ्रा से बाहर हमारी यूरिन निकलती है। सो यही है हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। ठीक है, नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी के अंदर होते हैं, मैं आपको वही बोल रहा था, इंटरनल पार्ट वाला जो होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, सो इसको हम थोड़ा इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब मैं आपको इसकी अगर बताऊं कि क्या क्या चीज़ होती हैं। अब अगर मैं बोमन कैप्सूल की बात करूं, सबसे पहले आप यहाँ पे बोमन कैप्सूल हमारा लिखा हुआ है। बोमन कैप्सूल ये, अब देखो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करता हूँ। ठीक है, ये इन लेबलिंग को यहाँ पे ये जो साइड में लिखे हैं उनको छोड़ना। एफरेंट आर्टियोल और आपका जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या करते हैं? एफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं और एक क्रूशियल रोल करती हैं फिल्टर करने में ब्लड को। ठीक है, ब्लड को ये एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल फिल्टर करते हैं, बहुत ही मेजर रोल इनका होता है। ओके, देन हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की।
ग्लोमेरुलस देखो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे अंदर स्ट्रक्चर है, इन दोनों से ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो मैंने आपके डायग्राम इजी लिया नेफ्रॉन का, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, इसका भाई इसका प्रोनाउंस ग्लोमेरुलस जो होता है वो कैपिलरीज का ग्रुप, जहाँ से फिल्ट्रेशन, मतलब देखो ग्लोमेरुलस से यहाँ पे ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है फिल्ट्रेशन एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का। अब अगर मैं बात करूँ बोमेन्स कैप्सूल की, तो बोमेन कैप्सूल में भी यहाँ पे भी ब्लड फिल्टर होता है। एफरेंट और इफरेंट जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, पर बोमन कैप्सूल में ब्लड फिल्टर, जो हमारा नेचुरल ब्लड फिल्टर होता है, मतलब ब्लड फिल्टर यहाँ पे ही होता है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको पीसीटी भी बोलते हैं, स्मॉल में आप इसको पीसीटी भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ से जो आपका है, मतलब सारी जो ट्यूबल्स हैं, तो यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से सारे फ्लो होते हैं, अब हमारे जो लिक्विड्स होते हैं यहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो आपकी बॉडी में यहीं से आपके सॉल्ट्स और वो सब जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें हेनल्स लूप की। यहाँ पे हेनल्स लूप आदि बनी हुई है, इसको पूरा से बना देता हूँ। ठीक है, हेनल्स लूप की अगर मैं बात करूँ तो हेनल्स लूप में क्या होता है, हेनल्स लूप में भी एब्जॉर्प्शन होता है। ये पूरा जो आपको पार्ट है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्टेंस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल डीसीटी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन और वो सब होता है। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो फाइनल जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होती है, फिर यहाँ से आपकी यूट्रस में जाती है, और पूरा वो प्रोसेस वही वाला। ठीक है, सो आपको आगे को समझ में इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप मान लो होता है। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम मतलब मेरे भी बोर्ड्स में आया था, मैं आपको बता दूँ कि ये वाला डायग्राम आ सकता है आपके बोर्ड में 100%। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो लंग से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से वेन एक जा रही है। ठीक है, यहाँ से एक वेन जाती है, इसका नाम क्या था यार, राइट आर्टरियम शायद। नहीं 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 नहीं, ओके, यहाँ से एक बार आप गई, एक बार इसको चेक करना, ये वाली जो वेन होती है, ये वाली वेन क्या होती है, यहाँ से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाता है आपका लेफ्ट आर्टियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टियम में जब ये जाता है, लेफ्ट से आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाली आपको जो वेन होती है अओर्टा वेन, जो याद है किडनी में जा रही थी, अओर्टा वेन यहाँ से जाती है आपके नीचे कैपिलरीज में। ठीक है, ये अओर्टा आप इसको आर्टरी भी बोल सकते हो। ठीक है, अओर्टा आर्टरी में जाती है यहाँ से, और फिर कैपिलरीज में नीचे जाके ऊपर वापस आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, या वेना कावा से डी, जो मैंने आपको पीछे बताया था, वेना कावा, वीना कावा इसको बोल सकते हैं, वेना कावा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सबसे पहले आपका ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ये आपको एरोस के थ्रू आप देख सकते हो, राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी से वापस से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऊपर चले जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। सो इनके जो फंक्शन आपको बता दूँ, राइट एट्रियम क्या करता है, देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक भेजते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे वेल्व्स का भी काम होता है। वेल्व्स जो ये यहाँ पे कैपिलरीज में वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स इसका देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे होता है। वेल्व्स जो होते हैं, इसमें मार्क नहीं है, वेल्व्स यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, वेल्व्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड के, जो ब्लैक जैसे ब्लड वापस से उल्टा चला जाता है तो उसको रोकते हैं और उसको आगे की तरफ भेजते हैं। ठीक है, बैक फ्लो को रोकते हैं। अब अओर्टा का काम मैंने आपको बता दिया, बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन होती है। पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन जो होती है वो लंग्स तक, शायद ये पल्मनरी वेन होती है, ये जो रेड वाली मैं आपको ऊपर बताया था पल्मनरी वेन होती है। ठीक है, इसको पल्मनरी वेन यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, पल्मनरी वेन होती है, ये लंग्स से ब्लड एक्सचेंज, हाँ यही होती है पल्मनरी वेन, लंग्स से जो ब्लड एक्सचेंज होता है वो उसका काम करती है। वीना कावा की बॉडी से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में लेके जाता है, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है, हाँ उसको हार्ट में लेके जाता है, देन हार्ट से वो लंग्स में पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट थोड़े से थे लेबलिंग मैंने आपको बता दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम, उसको आप और देख सकते हो, उसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे इजी जी थोड़े रिप्रोडक्शन वाला आपका चैप्टर है, उससे स्टार्ट होता है बर्डिंग एंड हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा देखो यहाँ पे आपको ऐसे बर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ये पेरेंट हाइड्रा है आपका, ये जो आपका है ये पेरेंट हाइड्रा है। अब यहाँ पे एक पेरेंट हाइड्रा में देखो यहाँ पे बर्ड छोटी सी निकली है, तो ये बर्ड ऐसे डेवलप होती है, बट डेवलप होकर क्या होती है, बर्ड डेवलप होकर एक एक और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे हाइड्रा जैसे हाइड्रा में एक बर्ड डेवलप हुई, ठीक है, ये बर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और एक अलग ऑर्गेनिज्म यहाँ से जैसे ये टूट जाएगा और यहाँ से एक अलग ऑर्गेनिज्म बनता है, और ये एक और जैसे रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक और हाइड्रा यहाँ पे बनता था, फिर ये वाला हाइड्रा भी एक और बर्ड बनाएगा, उससे एक और हाइड्रा बनेगा, तो ऐसे होता है। टेंटिकल्स यही होते हैं जो हाइड्रा के ऊपर ऐसे छोटे से आपको ऐसे पार्ट्स दिख रहे हैं।
डांस करते हुए वो टेंटिकल्स होते हैं। ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत है नहीं इसमें, बस आपको बर्ड का दिखाना होता है बर्डिंग कैसे होती है। नेक्स्ट हम बात करें बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा की। अब बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है अमीबा में? बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन होता है। अभी हम बाइनरी फ्यूजन पढ़ रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनते हैं लास्ट में जाके, ठीक है। अमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड फिर साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, देन 2 नए अमीबास बनते हैं। सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट सेल है, पेरेंट अमीबा है यहाँ पे। पेरेंट अमीबा ऐसे डिवाइड होता है, न्यूक्लियस जो इसका होता है डिवाइड होता है। देन यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म में लिक्विड होता है ऐसे, ये अंदर जो लिक्विड है इसके, ये साइटोप्लाज्म होता है। देन ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, देन अलग अलग आपके अमीबा 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। देन ये वापस अपने को अलग एलोंग करेगा, ये अपने को अलग एलोंग करेगा, तो दोनों ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे अमीबास बना देता है, रिप्रोड्यूस ऐसे करते रहते हैं। सो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करें मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा की। सो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में एक अमीबा होता है। अब देखो ये जो होते हैं ये अंदर अंदर सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड मतलब मल्टीपल डिवीजन करते हैं। देन देखो अमीबा के अंदर एक से ऐसे सेल्स बने बहुत सारे, न्यूक्लियस बहुत सारे डिवाइड हो गए, ठीक है। और ये एकदम मतलब ये टूटता है बाहर का पार्ट है ना, और ये सारे निकल जाते हैं, तो बहुत सारे निकल जाते हैं, 2 नहीं बनते इसमें, इसमें मल्टीपल बनते हैं अमीबास, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस इसमें हो जाते हैं एक बार में। ये सब आपके एमसीक्यू वाले सारे पार्ट्स हैं, मतलब ये एमसीक्यूज में ज़्यादा आते हैं पर बनाने में 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ये रीजनरेशन इन प्लानिटरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है? देखो ये प्लानिटरी आपको दिख रहा होगा ऐसे बच्चा सा कुछ डायग्राम है इसका, ठीक है। आप क्यूट सा ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो। पेरेंट प्लानिटरी होता है। अब प्लानिटरी को अगर आप रियल लाइफ में देखो तो आप उसको अगर कितने भी पार्ट्स में काट दो, कितने भी पार्ट्स में उसको काट दो, वो उतने ही पार्ट्स में वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो जैसे ये सर वाला पार्ट है, सर के नीचे पूरी बॉडी वापस बन जाएगी, ये आपने बीच में से काटा, पूरा ऊपर का और नीचे का वापस बन जाएगा। तो ऐसे ही होता है, इसको आपको काटना है, फ्रेगमेंट बनते हैं इसके। देन इससे न्यू ऑर्गेनिज्म डॉटर प्लानिरियाज यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। 3 पार्ट्स में काटा, 3 प्लानिरिया फॉर्म हो गए, इस टाइप से यहाँ पे होता है, ठीक है। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट है काफी डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर में देखो पेटल सेपल इन सब के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेपल्स में क्या होता है? सेपल्स आपके होते हैं बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। डायग्राम आप देख लो, सेपल जो होते हैं बर्ड को, ये बर्ड है आपका, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और पेटल जो होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लगा कलरफुल कलरफुल से पेटल्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन का जो स्टेमन जो होता है आपका, स्टेमन ये यहाँ पे देखो मेल पार्ट, यहाँ पे मेल वाला आपको सिंबल भी दिख रहा होगा। स्टेमन मेल पार्ट होता है जिसमें एंथर जो होता है वो पोलन बनाता है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट होते हैं स्टेमन में, पर एंथर का जो मेन पार्ट होता है वो पोलन बनाता है, और पोलन फिर अगले प्लांट पे ट्रांसफर होते हैं। अब पिस्टल की अगर मैं बात करूँ, ओके, पिस्टल का है हमारा, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है, ओके। पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ये सारे रिप्रोडक्शन के काम करते हैं, ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसमें ओव्यूल सारे ये सारे होते हैं हमारे। अब अगर मैं बात करूँ मतलब ये देखो नीचे जैसे एक्स्ट्रा है, पेडिसियल, रेप्टिकल, आप इनको लिख तो सकते हो पर मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी ये सारे मेल पार्ट, पेटल, सेपल, ओव्यूल, ओवरी, ये सारे मतलब मेनली मेल पार्ट स्टेमन, और फीमेल पार्ट पिस्टल इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करना डायग्राम में। अगले की तरफ हम चलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब देखो मैंने एंथर पे स्टिग्मा बनते हैं, एंथर से दूसरे प्लांट में उड़ते उड़ते जाते हैं, ये तो बीज उनको ट्रांसफर करती हैं, मतलब बीज जैसे आपने भी देखी होंगी तो उनके पीछे चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर पे बैठती हैं बीज और चिपक जाते हैं, तो पोलन ग्रेन को लेकर दूसरे प्लांट पे जब जाती हैं वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट बनता है। तो देखो कैसे होता है आपको बता दूँ। स्टिग्मा आप देख सकते हैं, स्टिग्मा है यहाँ पे, ठीक है। स्टिग्मा में यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, वो फ्यूज हुआ, ठीक है। फिर मेल गैमीट के थ्रू, ये मेल गैमीट ये पूरा वो है, मेल गैमीट की जो पाइप होती है मतलब लेके जाने वाली, ठीक है। ये जर्म सेल को यहाँ से लेके जा रही है, पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको। मेल गैमीट यहाँ पे फॉर्म होता है, पोलन ट्यूब जो है पोलन को यहाँ से लेके जाती है, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। पोलन ट्यूब मेल जर्म सेल मतलब हो सकता है, ठीक है। नीचे जाएगा, ओवरी यहाँ पे आएगी, देखो ओवरी में जब आएगा, यहाँ पे पूरा फीमेल पार्ट है, ओवरी में जब आएगा तो यहाँ पे जाके पोलन ग्रेन यहाँ पे डिफ्यूज होगा, फ्यूज होगा, हो जाएगा जाके, और यहाँ पे मेल जर्म सेल के साथ डिफ्यूज होके एक फ्लावर, नया पूरा एक नया फ्लावर बनता है, एक नया सेल मतलब नया गैमीट बन जाता है, उससे देन पूरा फ्लावर बनता है। तो इस टाइप से आपको इसको याद करना है। और भी आप इसके मतलब डायग्राम का आप ट्यूटोरियल है वो सब देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, उन सभी आप देख सकते हो, ठीक है। हम भी बाकी इसके वीडियोस बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए इनके डायग्राम वाले वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्या होता है? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में क्या होता है, देखो इसमें मेनली आपको देखो ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है पर तो भी आपको बता रहा हूँ। मेन सेक्शन जो है इसका
ये मतलब मेन बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आप क्रॉस सेक्शन में क्या कर सकते हो, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इसको बस थोड़ा डिटेल में बता गया। आपको इसमें लेबलिंग करनी होती है। अपर एपिडर्मिस, ये होता है अपर एपिडर्मिस का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करता है ये सेल की। क्यूटिकल एकदम ऊपर वाला जो लीफ का अपने पार्ट है वो होता है, ठीक है। अब अगला जो होता है आपको पेलेसाइड लेयर होती है, वर्टिकल पेलेसाइड। और ये जो आपकी अगली अपर एपिडर्मिस के पास बाहर लेयर है वो पेलेसाइड सेल की होती है। पेलेसाइड सेल क्या करता है, पेलेसाइड लेयर क्या करता है, वो मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्पॉन्जी मेसोफिल की लेयर है। यहाँ पे देख सकते हो आप स्पॉन्जी मेसोफिल है, इतने सारे स्पॉन्जी मेसोफिल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये एयर स्पेसेस होती हैं किसी लीफ के बीच में, यहाँ पे एयर के गैप्स होते हैं, आप देख सकते हो, साफ साफ आप देख सकते हो। देन हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा। जाइलम फ्लोएम में क्या होता है, वाटर और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में वो होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्टोमेटा की। देखो स्टोमेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टोमेटा है। स्टोमेटा में क्या करता है, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे गैप जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज प्लांट में अंदर और बाहर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये आपको ऊपर ये क्लोरोप्लास्ट ये है, ठीक है। ये लाइंस को इग्नोर करना जो बन जाती है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट मैंने जो बनाई है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की साइट होती है, ग्रीन कलर का जो होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। ये ऐसे ही बस डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर आप इसको लर्न कर सकते हो, जैसे लेबलिंग के लिए आ सकता है डायग्राम, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, हमारे मेन जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो काम होता है हम यहाँ पे बताऊंगा आपको। देखो इसमें भी थोड़े एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हैं, जैसे पेनेल ग्लैंड जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। पैरा थायराइड एक्स्ट्रा है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड, आप उसको मत करना, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये थायमस भी एक्स्ट्रा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है आपका, जहाँ पे सारे हार्मोनल आपके, मैंने आपको बताया था ब्रेनल है, उसमें हार्मोनल एक्सचेंज और हार्मोनल चेंजेस आपके सी होते हैं। थायराइड क्या करता है आपका, थायराइड मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका बॉडी का वो कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड। रुको इसको, ठीक है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड कर दिया। थायराइड ग्लैंड आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूँ आपके देखो आप हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का ही पार्ट है, हाइपोथैलेमस को भी छोड़ देना, ठीक है। हाइपोथैलेमस में आपको बता दिया है कि क्या होता है फंक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर एड्रेनल ग्लैंड की, यहाँ पे जो दिया हुआ है, एड्रेनल ग्लैंड आप जब से फाइट कर रहे होते हो तो एकदम से रिलीज होता है, आपको एकदम से आपको इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि आपको भी फाइट करनी चाहिए, एकदम से आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, सारे एकदम से पार्ट्स एकदम फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जब आपको स्ट्रेस हो रहा था तब भी ये रिलीज होता है। अब पेनक्रियाज की बात करूँ तो पेनक्रियाज ग्लैंड है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड होता है जो इंसुलिन को रिलीज करता है आपकी बॉडी में। इंसुलिन जो है, इंसुलिन केमिकल को आपकी बॉडी में रिलीज करता है। अब टेस्टीज, और देखो टेस्टीज और ओवरीज भी आप कर सकते, ओवरीज फीमेल में होती है, टेस्टीज क्या होता है, ये हार्मोन होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मतलब रिलीज करता है मेल्स में, और एस्ट्रोजन फीमेल्स में रिलीज होता है। तो अभी हम फीमेल वाला भी देख लेते हैं। टेस्टीज का टेस्टोस्टेरोन मतलब हार्मोनल चेंजेस और ये सब यहीं से ही होते हैं, टेस्टीज से। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फीमेल। फीमेल में भी सेम है सारी चीज़ें, ओके। फीमेल में भी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे ओवरीज आ जाती हैं। देखो यहाँ पे ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड भी सेम होता है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड भी सेम होता है, आपका पिट्यूटरी भी सेम होता है, थायराइड भी सेम होता है। बस यहाँ पे ओवरी जो है इसका रोल यहाँ पे आ जाता है। ओवरी क्या करती हैं, वही एस्ट्रोजन रिलीज करती है फीमेल में, यहाँ से फीमेल के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे हमारा जो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं। आपको बस ये बताना है कि हम डायग्राम वाले वीडियोस अलग से बनाए, कि आपको डायग्राम ड्रॉ करके अगर आपको चाहिए अलग से, पर बाकी सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, ओके। अगर हम देखो, अगर हुआ पॉसिबल हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अगर नहीं दिख रहा है पीडीएफ का मतलब हम नहीं कर पाए हैं उसको, मतलब पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ हम पूरा क्रिएट करेंगे, उस टाइम तक अगर नहीं हुआ तो वैसे हम अपलोड कर देंगे, शॉर्टली हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप अगर चैनल पर हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे, आप सारे वीडियो देख सकते हो, मैथ्स भी मिल जाएगा आपको, साइंस मैथ्स आप सारे वीडियोस हमारे जाके देख सकते हो। सो ओके, यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ इनको अच्छे से कर देना, मतलब अच्छे से डायग्राम को आप रिवाइज कर देना, ठीक है। सो आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेबल और प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है, क्योंकि हैंड ड्रॉन करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे वो बहुत सही होगा। सो ओके, हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।